हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने AIPGT 2021 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका पार्ट वन हमने अपलोड किया था। और आज हमने दूसरा पार्ट इसका हम तैयार करके डाल रहे हैं। बेसिक हमारा जो मोटो है इसको डालने के पीछे ताकि आप लोग समझ सकें कि नॉर्मल रूटीन में जब हम स्टडी करते हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकल करके आ सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और आपको स्टडी किस तरीके से करनी चाहिए बेटर प्रिपरेशन के लिए। इसके साथ ही एक तरीके से सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी ये हो जाता है जहां पे आपको रेफरेंसेस भी साथ में देखने को मिलते हैं जो क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में आए होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था, हमने उसको कल अपलोड कर दिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट अपलोड करने वाले हैं और फिर वही चीज उसी पैटर्न में हम देखने वाले हैं कि क्या एक्चुअली क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। और हम जब उन क्वेश्चन को आपको स्टडी करा रहे थे तो उनको स्टडी कराते टाइम हमने स्पेशली आपको उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तो चलिए आज का हम ये पार्ट स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज के सेकंड पार्ट के पहले क्वेश्चन पे। और इसका पहला क्वेश्चन है, वाग्भट मतानुसार क्षार बुद्बुद कोपमम पृथुमूलम किस नेत्र रोग का लक्षण है। तो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस का भी हमारे पास इतना ज्यादा भंडार हो जाता है कि उसमें भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कौन से क्वेश्चन में क्या विशिष्टता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो चलिए हम इसी हमारे लेक्चर पे चलते हैं जहां हमने ये क्लास ली थी। अगली चीज आती है जो हमने पढ़ी थी उपनाह। अब उपनाह के अंदर आचार्य ने क्या बताया था हमें कि एक बड़े आकार की ना पकने वाली कंडू युक्त वेदना रहित ग्रंथि होती है, ये आचार्य सुश्रुत कहते थे। लेकिन अगर हम आचार्य वाग्भट की बात करें तो आचार्य वाग्भट ने इसके लिए एक और टर्म यूज की थी। आचार्य वाग्भट ने क्या कहा था, बाकी लगभग सेम वैसा ही है। एक बेसिक जो डिफरेंस आता है वो ये आता है, क्षार बुदबुदो बुदबुद कोपमम, यानी कि क्षार जन्य बुलबुले के समान इस ग्रंथि को बताया है। ये बेसिक डिफरेंस आता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा इसको नोट कर लें। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो था क्षार बुद्बुद कोपमम किस नेत्र रोग का लक्षण है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन एक स्टेटमेंट के रूप में है जहां आपको बताना है कि स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट में एक ठीक है या दूसरी ठीक है या दोनों ठीक है या दोनों ठीक नहीं है। सुश्रुत के अनुसार षष्ठ माह में बुद्धि की उत्पत्ति होती है और चरक के अनुसार षष्ठ माह में बल वर्ण का उपचय होता है। तो यहाँ इस स्टेटमेंट को हमें थोड़ा सा वेरीफाई करना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ठीक है या दोनों ठीक हैं या कोई एक ठीक है या दोनों ही ठीक नहीं है। तो इस तरीके का क्वेश्चन था। चलिए वापस उसी क्लास में हम चलते हैं जिस क्लास में हमने इस चैप्टर को आपको पढ़ाया था। चलिए छठे माह में चलते हैं। छठे माह में आचार्य चरक क्या कहते हैं। षष्ठे मासी, सातवें महीने के अंदर गर्भस्य बल वर्णोपचय भवती। पांचवें में आचार्य ने क्या बताया, मांस की और रक्त की अधिक वृद्धि होती है। तो छठे में क्या होता है फिर, छठे में आचार्य कह रहे हैं कि बल और वर्ण की अधिक वृद्धि होती है बच्चे के अंदर। मान ली बात। अन्यभ्यो मासेभ्य, अन्य मासों की तुलना में, अन्य मासों की अपेक्षा छठे मास में बल और वर्ण जो है उसकी वृद्धि कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। और तस्मात तदा, फिर उससे क्या होता है, गर्भिणी बल वर्ण हानि आपद्यते विशेषण। गर्भिणी के अंदर बल और वर्ण की हानि, क्योंकि बल और वर्ण कहां उपचित हुआ, शिशु के अंदर। तो शिशु में हुआ तो जैसे हमने कहा गर्भिणी पांचवें माह में कृश हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसके मांस और रक्त का जो है वो उपचय गर्भ के अंदर ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो वो आएगा कहां से, गर्भिणी से आएगा। तो स्वाभाविक रूप से गर्भिणी उस माह में कृश होगी। और छठे माह में क्योंकि गर्भ के अंदर बल और वर्ण का उपचय अधिक हो रहा है तो वो बल और वर्ण आएगा कहां से, गर्भिणी से। तो गर्भिणी से आएगा तो गर्भिणी में विशेष रूप से बल और वर्ण की हानि होगी। गर्भिणी में क्या होगा, हानि होगी। कौन से माह में, छठे माह में। यह भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है कि गर्भिणी में बल वर्ण हानि कब देखने को मिलती है। तो कब मिलती है, छठे माह के अंदर। चलिए आचार्य सुश्रुत क्या करें, आचार्य सुश्रुत करें षष्ठे बुद्धि। छठे महीने में बुद्धि क्या होती है, व्यक्त नहीं होती है, पर व्यक्त होती है। बुद्धि अधिक विकसित होती है, व्यक्त नहीं होती पर व्यक्त होती है।
षष्ठे बुद्धि, छठे महीने में बुद्धि और ज्यादा व्यक्त हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आचार्य पहले ही बता चुके हैं कि सारे अंग प्रत्यंग और सारी चीजें, हृदय सब बताया था ना, कि उसमें हृदय जो है उसको आप महसूस कर सकते हैं, उसकी चेतना धातु महसूस कर सकते हैं, तो बुद्धि वहां आ गई उसके अंदर। लेकिन छठे महीने में विशिष्ट रूप से बुद्धि जो है वो परव्यक्त होती है। चलिए, तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन एक इस तरीके का है जिसमें मैच करना होता है। एक तरफ आपको कुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ ये मिलाकर के ये कुष्ठ वगैरह दिए होते हैं, दूसरी तरफ आपको कुछ ऑप्शन था जिनमें आपको दोष बताने थे कि विचर्चिका में इनमें से कौन सा दोष है, ऋष्यजिह्वा में इनमें से कौन सा दोष है, सिद्ध में कौन सा दोष है और दद्रु में कौन सा दोष है। तो ये एक तरीके से इनकी मैचिंग करनी थी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और जब हम आपको ये क्वेश्चन करवा रहे थे, जब हम आपको कुछ करवा रहे थे चरक संहिता चिकित्सा स्थान, तब हम उसी जगह चलते हैं जहां पे हम ये लेक्चर कर रहे थे। और विचर्चिका के अंदर कफ दोष की अधिकता होती है। यानी कि सारी जो आपने जो क्षुद्र कुष्ठ देखे थे वो सारे के सारे क्या थे, द्वंद्व थे। लेकिन विचर्चिका सिर्फ, विचर्चिका एक ऐसा क्षुद्र कुष्ठ है जिसके अंदर एक दोष की अधिकता रहती है, और वो कौन सा दोष है, वो दोष है कफ दोष। अब हम इसके ऊपर ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसका नोट तुरंत बना लेते हैं। चलिए, पहली चीज आचार्य ने क्या बताई थी, दोष के हिसाब से दोष आधिक्य बताया था कि किस किस कुष्ठ के अंदर किस किस दोष का आधिक्य है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, कपाल कुष्ठ। अब कपाल कुष्ठ में किस दोष की प्रधानता आचार्य ने बताई थी, वात दोष की। क्लियर। उसके बाद में मंडल, मंडल में आचार्य ने किसकी प्रधानता बताई थी, मंडल में आचार्य ने प्रधानता बताई है कफ दोष की। उसके बाद में तीसरा आचार्य ने क्या बताया था, ओदुम्बर। और ओदुम्बर में किस दोष की प्रधानता बताई है, ये तो आप बता ही देंगे क्योंकि अब आपको पता है पित्त अकेला ही बचा है, तो पित्त दोष की। ये तो हो गए एक दोष, ये तीनों क्या हो गए, वात पित्त और कफ। अगला आचार्य ने कहा है काकणक। तो काकणक के अंदर किस दोष की प्रधानता हो गई, काकणक में तीनों दोष ही अत्यंत वृद्ध अवस्था में रहते हैं, तो सन्निपात। काकणक में तीनों दोषों की प्रधानता होगी। ये तो एक एक दोष और इसको कहें सन्निपात के हिसाब से आचार्य ने निर्देश किया है। अब आचार्य ने द्वंद्व बताए हैं। द्वंद्व में क्या कहा है, ऋष्यजिह्वे। अब अगला आ गया ऋष्यजिह्वे। अब ऋष्यजिह्वे के अंदर किस दोष की प्रधानता है, ऋष्यजिह्वे के अंदर वात और पित्त की प्रधानता है। ऋष्यजिह्वे में वात और पित्त की प्रधानता हो गई। उसके बाद में अगला आचार्य ने बताया है पुंडरीक। पुंडरीक में किस दोष की प्रधानता हुई, पुंडरीक के अंदर प्रधानता हो गई कफ और पित्त की। पुंडरीक में कफ और पित्त की प्रधानता हो गई। और अगला आचार्य ने बताया है सिद्ध। सिद्ध में किसकी प्रधानता हुई, सिद्ध के अंदर वात और कफ की, वात और कफ की। अब ये देख लीजिए 7 महाकुष्ठ हैं, ये 7 महाकुष्ठ कंप्लीट हो गए। 3 एक दोषज, 3 द्विदोषज और 1 त्रिदोषज। क्लियर। ये सारे के सारे क्या हुए, हमारे महाकुष्ठ हो गए। अब आचार्य निर्देश कर रहे हैं क्षुद्र कुष्ठ का। तो क्षुद्र कुष्ठ में आप इसको इस तरीके से उल्टा लिखें। ये वात कफ पे यहाँ खत्म किया है, हम वात कफ से ही शुरू करेंगे। तो वात कफ। अब कई लोग क्या है कि इनका वो शॉर्ट फॉर्म और नियमन बना बना करके चलते हैं, आपको नहीं चलना है, आपको पूरा अच्छे से याद करना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो लंबे नहीं चल पाएंगे। वात कफ में क्या है, पहली चीज चर्माख्य, यानी कि चर्मधर। एक कुष्ठ, अगला क्या हो गया, एक कुष्ठ। ये सारे द्विदोष में बता रहा हूं। अगला हो गया किटीन, किटीन। उसके बाद में विपादिका, क्या हो गया, विपादिका। विपादिका के बाद अल्सक। ये सारे के सारे क्या हैं, ये 5 जो हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, इनमें जो दोष की प्रधानता बताई है वो बताई है वात कफ की। अब दूसरे 5 हम लेते हैं, उसके अंदर क्या है,
पित्त और कफ, वात पित्त किसी में नहीं है, कफ सब में आएगा, ये चीज आपको ध्यान करनी है। पित्त और कफ, इसको इसी रूप में आप याद करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय कोई निमोनिक बना करके चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चटनी चटाई, ऐसे चरमदल बन गया, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। वात कफ के अंदर ये 5 क्षुद्र कुष्ठ हैं, ठीक है, और पित्त कफ के अंदर फिर 5 जो है वो अलग क्षुद्र कुष्ठ होंगे। अब आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि आप कफ वाला याद कर लें और फिर छोड़ दें, तो आप ऑटोमेटिकली सारे याद कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आपको एक एक को अलग अलग याद करना है। पामा हो गया, शतारू हो गया, उसके बाद में विस्फोटक हो गया, उसके बाद में तद्रु हो गया, और अगला जो है वो चरमदल हो गया। तो ये 5 जो है वो पित्त कफ के कारण होते हैं, ठीक है, क्लियर। यानी कि वात पित्त से कोई भी कुष्ठ नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वात पित्त से महाकुष्ठ में एक ऋष्यजीव्य कुष्ठ है जो होता है, लेकिन क्षुद्र कुष्ठों की हम बात करें तो वात पित्त से कोई कुष्ठ नहीं होता। अगला है कफ से। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ एक कुष्ठ है जो एक दोष के कारण हो रहा है, बाकी सब क्या है, द्विदोषज हैं। और ये कौन सा है, ये विचर्चिका, ये कौन सा है, इसको एक बार हटा देते हैं कई बार जल्दबाजी में, विचर्चिका, विचर्चिका, ये होता है कफ दोष के कारण, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा हो गया कुष्ठ चिकित्सा के संदर्भ में। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन हमने लिया था इसके रिगार्डिंग। चलिए इसी में मैच है, एक तरफ आपको लिखा आया था श्याव व्रतम, क्लिष्ट व्रतम, अक्लीन व्रतम और क्लीन व्रतम, और दूसरी तरफ आपको ऑप्शन थे दाह कंडु परिक्लेदी, दाह परिपक्व, वर्तमानी, अपरिपक्वानी और कंडु निस्तोद भूइष्ठम। तो इन चारों के साथ इन चारों का आपको मैच करना था, इस तरीके का ये क्वेश्चन आया था। तो ये मैच वाले, क्योंकि इसमें बेसिक क्या रहता है कि इसमें दोनों तरीके का फायदा होता है। एक ये कि अगर आपको 2 या 3 ऑप्शन भी आ रहे हैं तो आप एक्चुअली मैच कर देते हैं, ये बेनिफिट रहता है। दूसरा ये होता है कि एक क्वेश्चन के अंदर ही एग्जामिनर आपको 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनकी संख्या कम क्वेश्चन होते हुए भी संख्या उनकी बढ़ जाती है। तो ये थोड़ा सा एक पैटर्न है जो अभी थोड़ा सा ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है कि इस तरीके के मैचिंग वाले क्वेश्चन भी बहुत बहुतायत से पेपर में आ रहे हैं। तो चलिए हम वापस चलते हैं उसी क्लास पे जहां हमने इन व्रतगत रोगों के बारे में आपको समझाया था और क्लास हमने अटेंड की थी। चलिए अगला आता है शाव व्रत। शाव का मतलब क्या होता है, शाव का मतलब भी होता है काले वर्ण का, शाव को भी हम काले वर्ण का कहते हैं। जहां व्रत जो है वो शाव वर्ण का हो जाए, काले वर्ण का हो जाए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, कुछ इसमें और अलग से कोई मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। शाव व्रतम क्या होगा, व्रतम काले वर्ण, काले काले शाव कलर का हो जाएगा, तो शाव कलर का हो जाएगा, लेकिन बाह्य तो अंतस्थ श्यावम, बाहर से भी और अंदर से भी। यहां पे व्रत जो है वो बाहर से भी श्याव वर्ण का हो जाएगा और अंदर से भी श्याव वर्ण का हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, क्योंकि इस तरीके के इजी ऑप्शंस हमें एग्जाम में नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए कि बाह्य तो अंतस्थ श्यावम, तो ये आप इसके साथ में ऐड कर रहे हैं शाव्रत के साथ में। और दाह कंडु प्रिक्लेदित है, दाह कंडु प्रिक्लेदी यानी कि इसमें दाह भी होगा, इसमें कंडु भी होगा और क्लेद भी होगा। ये चीजें जो है वो शाव्रत के अंदर उपस्थित होती हैं, दाह कंडु प्रिक्लेदी और बाह्य तो अंतस्थ श्यावम। ये शाव्रत के संबंध में 2 इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर हैं। अब वेदना इसमें होगी, शोथ इसमें होगा, ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं, लेकिन ये एटलीस्ट ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं अगली व्याधि। अगली व्याधि क्या है, इसे आप क्लीनवर्तम कह सकते हैं या प्रेक्लीनवर्तम कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एरुजम बाह्यतः अंतः शूनम अंतः, इसको आप नोट कर लें, इसको आप नोट करके रख लें, आपकी बुक में ये स्पेशल मार्क में होना चाहिए कि आपको कंठस्थ करना है इसको। और इसके अंदर एक दूसरी और चीज आती है, वो क्या आती है, कंडु निस्तोद भूइष्ठम। तो कई बार इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है,
कंडू निषोध भूइष्टम किसके लिए कहा गया है? किसके लिए कहा गया? प्रक्लिन व्रतम के लिए या क्लीन व्रतम के लिए कहा गया। अब इसका मतलब क्या होता है, एक बार हम मतलब समझ लेते हैं। एरुजम बाह्यतः शूनम अंतः, जो बाहर का भाग होता है, जो इसका बाहरी भाग होता है वो एरुज होता है, यानी कि उसमें रुजा नहीं होती, उसमें पीड़ा नहीं होती। और शूनम अंतः, जो इसका आंतरिक भाग होता है, इस आंतरिक भाग में शून अर्थात शोथ की उत्पत्ति होती है, शोथ हो जाता है। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है क्लीन व्रतम का। क्या है? एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। एरुजम बाह्यतः शूनम अंतः किसका है? क्लीन व्रतम का है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, कंडू निस्तोद भूइष्टम, ये इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। किसका है? क्लीन व्रतम का। कंडू होती है, इसके अंदर क्या होगा? कंडू, कंडू का अर्थात क्या हुआ? कंडू का अर्थात खुजली होता है। और निस्तोद भूइष्टम, यानी कि इसमें सुई चुभोने के समान पीड़ा होती है। जैसे सुई चुभोते हैं, सुई चुभोते हैं, उस प्रकार जो पीड़ा होती है, वो इस प्रकार की पीड़ा जो है वो किसमें होती है? क्लीन व्रतम में होती है। तो कंडू निस्तोद भूइष्टम, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? क्लीन व्रतम का। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? एरुजम बाह्यतः शूनम अंतः, ये दो चीजें आपकी हाइलाइटर लगा होना चाहिए, दो चीजें आपको क्लीन व्रतम के बारे में, या फिर हम इसे कहें प्रक्लीन व्रतम के बारे में, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, इनको आपको छोड़ना नहीं। चलिए, तो चार पांच चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने अगर कोई मिस कर दी है तो एक बार दोबारा चेक कर लें, वो आपके नोट्स में होनी चाहिए। एरुजम बाह्यतः शूनम अंतः, कंडू निस्तोद भूइष्टम, कफज है, साध्य है, आचार्य वाघभट्ट ने वर्णन नहीं किया है, और चिकित्सा है सेक, अंजन, आश्वासन, नशे और धूम्रपान। बस आपने इतना कंटेंट अगर इसके अंदर ला दिया तो आपको अलग से कुछ भी याद करने की इसमें जरूरत नहीं पड़े। तो ये हमारी व्रतन की क्लास थी। अगली क्लास हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे एक्चुअली हम चलते हैं, जो क्वेश्चन एआईपीजीटी 2021 जो लेटेस्ट हमारी एग्जाम है उसमें आया था। इंद्रियाणी दृढ़ी करोति बलम वर्धयति किस रस के कर्म हैं? तो ये किस रस से संबंधित हैं और किस आचार्य ने कहे थे, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान होना ही चाहिए जब आप ये कर रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन में सिंपली है कि ये किस रस से संबंधित हैं। तो हम अपनी वो रसों वाली क्लास में हम चलते हैं, जहां हमने सभी रसों के बारे में डिटेल से बात करी थी और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था जो हमें रस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना था। रस को क्या नाम देते हैं? कसाय रस। चलिए, मधुर रस, आचार्य सुश्रुत निर्देश कर रहे हैं मधुर रस में क्या क्या गुण होते हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पढ़े हुए हैं, तो इनको आप अगर पढ़ रहे हैं तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये सारे रस जो है वो इनमें से कई कोट आती हैं, बहुत सारी कोट आ जाती हैं कई बार। तत्र मधुरो रस है शरीर सातम्यात। अब शरीर सातम्य किसे कहा है? मधुर रस के लिए जो जो चीज आई है आप उनको कोट करते जाएं। शरीर सातम्यात, ये एक इंपॉर्टेंट कोट है। मीन्स हम जो शरीर की उत्पत्ति से ही उसका सात्म्य होता है, कौन सा होता है? मधुर रस के लिए कहा गया है। बाकी ये रुधिर है, मांस है, मेद, अस्थि, मज्जा, ओज, शुक्र, इनका अभिवर्धन करता है, आयुष्य होता है, षड इंद्रिय प्रसादनु, ये भी एक इंपॉर्टेंट कोट है। इसके लिए मधुर रस के लिए बल वर्णकर होता है, पित्त, विषम मारुत, यानी कि विषम मारुत घन होता है, पित्त होता है। विषम का मतलब विषम ज्वर से लिया जाता है, मारुत घन होता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है, तृष्णा दाह का प्रशमन करता है, त्वच्य होता है, केश्य होता है, कंठ्य होता है, बल्य होता है, प्रीणन करता है, जीवनीय है, तर्पण करता है, भ्रंगण करता है, स्थिरता उत्पन्न करता है, क्षीण छत संधान कर है, घ्राण, मुख, कंठ, ओष्ठ, जिह्वा, इनका प्रहलादन करता है, दाह मूर्छा का प्रशमन करता है। ये सारे के सारे मधुर रस के कार्य हैं। षटपद पिपीलिका नाम इष्टतम, ये भी एग्जाम में एक बार आया हुआ है कि चींटियों का प्रिय रस कौन सा होता है? स्निग्ध है, शीत है और गुरु होता है। ये सारे के सारे किसके लक्षण हैं? ये सारे के सारे मधुर के लक्षण हैं। तो आपको इनके जो लक्षणों की कोट है, इस लक्षणों की कोट को आपको कंठस्थ करना है, जो जो इंपॉर्टेंट कोट इनके अंदर आती हैं। चलिए, अम्ल रस में चलते हैं। अम्ल रस में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, एक बार सारी की सारी देख लें आप।
अम्लो रसो भक्तम रोचयति, अग्निम दीपयति, देहम भृंग्यति, देह का भृंगण करता है, अग्नि का दीपन करता है, रोचन करता है। मनोबोधयति, ये इंपॉर्टेंट कोट है, इसको अलग से आप नोट करें। मनोबोधयति किसका लक्षण है? अम्ल रस का लक्षण। लघु होता है, उष्ण होता है, और तो ये हमारा रस वाला चैप्टर और इस क्वेश्चन का एक्चुअली आंसर भी। चलिए अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन आया था कि एर्वारुक बीज प्रतिमा पीडका मंद वेदना किस नेत्र रोग का लक्षण है। तो नेत्र रोग में से अब की बार काफी क्वेश्चन एक्चुअली नेत्र रोगों में से ही पड़े हैं। वापस हम उसी क्लास में चलते हैं जहां हम इससे संबंधित नेत्र रोग की बात कर रहे थे, और इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाते टाइम हमने आपको क्या बताया था। चलिए अगली बात करते हैं हम अर्शोव्रत्न की। अर्शोव्रत्न के लिए आचार्य सुश्रुत ने एर्वारु बीज प्रतिमा कहा था। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इनको नोट्स में भी डाल दिया है, ताकि आपको बार बार ये माइंड में क्लिक होता रहे कि मुझे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है और मुझे इसमें याद करना क्या है। एर्वारु बीज प्रतिमा यानी कि ककड़ी या खीरा जिसे कहते हैं, उसके बीज के समान होता है। तो ये हमारा हो गया एर्वारुक बीज प्रतिमा किस नेत्र रोग से संबंधित है। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन में, और अगला हमारा क्वेश्चन वही मैच करने वाला है। एक तरफ आपको दिए हैं खर है, लक्षण है, विशद है, मंद है, और दूसरी तरफ आपको दिया है लेखन है, रोपण है, क्षालन है और समन है। तो वही आपस में इनको मैच करना है कि किसका किस प्रकार का कार्य होता है। तो इसके लिए भी हमने स्पेशली आपकी एक क्लास ली थी, जिसमें हमने सभी गुणों के बारे में, आपको जो गुण थे, सूक्ष्म था, व्यवहारी था, विकासी था, खर था, सुलक्षण था, सभी गुणों का हमने आपको डिटेल बताया था। और आपको ये भी बताया था कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन आता भी है। तो चलिए वापस उसी क्लास में चलते हैं, और हम पूरी क्लास में नहीं जाकर के सिर्फ इन्हीं चार को जब हमने समझाया था, हम सिर्फ उसी क्लास को अटेंड करते हैं। ये चीज आप दिमाग में रखिए। अगला होता है मंद। मंद किसे कहते हैं? यस्य समने शक्ति स, ये आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पीपीजी के एग्जाम में। यस्य समने शक्ति स डैश 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 डैश, और आगे 3 4 5 ऑप्शन आपको आ जाते हैं। तो जिसमें शमन करने की शक्ति है, मंद किसे कहेंगे? जिसमें शमन करने की शक्ति है वो मंद कहलाता है। यस्य शमने शक्ति स मंदः, जिसमें शमन करने की शक्ति होगी वो मंद कहलाएगा। तो शरीर में अगर हमें कहीं दोष के शमन करने का कार्य करना हो, ऐसी चिकित्सा व्यवस्था हमें करनी हो, तो वहां जिस गुण वाले द्रव्यों का हम प्रयोग करेंगे वो कौन से होंगे? मंद गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग उसमें हितकर होता है। क्यों हितकर होता है? क्योंकि इसमें शमन करने की शक्ति होती है। अब थोड़ा सा एक डिफरेंस और आता है, पीजी वाले स्पेशली नोट करें उसको। एक डिफरेंस और आता है, क्या आता है कि चरक ने मंद और तीक्ष्ण दोनों को सापेक्ष माना है। सापेक्ष का तात्पर्य क्या हुआ कि दोनों के एकदम विपरीत हैं। मंद का विपरीत तीक्ष्ण है और तीक्ष्ण का विपरीत मंद है। आचार्य सुश्रुत थोड़ा सा दोनों में अंतर करते हैं। आचार्य सुश्रुत कहते हैं मंद का जो विपरीत है, जो सापेक्ष है, वो सर है, तीक्ष्ण नहीं है। आगे हम चलेंगे तो वहां पे आएंगे। ये जो तीक्ष्ण है ये चरक के अनुसार मंद का सापेक्ष है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने सर को मंद का सापेक्ष बताया है। तीक्ष्ण क्या होता है? जिसकी समन शक्ति होती है वो मंद होता है, और जिसमें यस्य शोधने शक्ति स तीक्ष्ण है। जिसमें शोधन की शक्ति होती है, ये भी किसका कोट है? आचार्य हिमाद्री का कोट है कि यस्य शोधने शक्ति स तीक्ष्ण है। जिसमें शोधन करने की शक्ति हो उसे क्या कहेंगे? तीक्ष्ण कहेंगे। शमन और शोधन में बेसिक डिफरेंस तो हम जानते हैं ना, क्या डिफरेंस होता है। शमन क्या होता है, शोधन क्या होता है? शरीर के अंदर दोष प्रकोपित होते हैं, हम चिकित्सा व्यवस्था करते हैं। हमारी पूरी की पूरी चिकित्सा, जितनी भी चिकित्सा हम करते हैं, जिस भी उपाय से करते हैं, एक्स वाई जेड येन केन प्रकार, जिस प्रकार से भी चिकित्सा व्यवस्था की जाती है, उस चिकित्सा व्यवस्था के 3 पायदान होते हैं, 3 तरीके होते हैं जिनके आधार पर हम सारी चिकित्सा व्यवस्था करते हैं। पहली चीज शमन, पहली चीज शोधन, दूसरी चीज शमन, और तीसरी चीज निदान परिवर्तन। ये 3 बेसिक चीजें हमारी।
हम जितनी भी औषध का प्रयोग कर लें, जितनी मर्जी आए उतनी औषध का प्रयोग कर लें, लेकिन इन 3 चीजों से हम बाहर निकल नहीं सकते। दोष प्रकोपित होगा तो व्याधि होगी, ये एक सामान्य सिद्धांत है। बिना दोष के प्रकोपित हुए व्याधि की अवस्था आ ही नहीं सकती। दोष प्रकोपित होगा तो व्याधि होगी। अब उस प्रकोपित दोष को हम सामान्य स्तर पर अगर हमें पहुंचाना है तो उसके लिए जो उपाय करते हैं वो सारी चिकित्सा है। और सामान्य स्तर पर उसको, सामान्य अवस्था में उसको जब पहुंचाएंगे तो हम 2 तरीके से पहुंचा सकते हैं। एक, जो बढ़ा हुआ प्रकोपित दोष है उसको हम शांत कर दें, यानी कि उसके विपरीत गुणों वाली औषध का प्रयोग करके उस दोष को शांत कर दें। उस दोष को दूसरी भाषा में कहें तो उस दोष का हम शमन कर दें, उस दोष का शमन कर दें। यानी हमने अगर किसी को कोई वात दोष प्रकोपित हुआ और वातिक व्याधि हो गई तो हमने उसके विपरीत गुणों वाली, या आप कहें कफज गुणों वाली, ऑलमोस्ट विपरीत ही होता है, हमने चिकित्सा व्यवस्था कर दी ताकि उसके कफ गुण बढ़ेगा तो उसका वात ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ये जो चिकित्सा है ये चिकित्सा शमन चिकित्सा है, यहां हमने वात का शमन किया है। और दूसरी चिकित्सा व्यवस्था क्या होती है कि ये जो प्रकोपित दोष है, इस प्रकोपित दोष को हमें शमन नहीं करना है, चाहे इसको और ज्यादा बढ़ा दो, लेकिन ऐसा करो कि ये शरीर से ही बाहर निकल करके आ जाए, शरीर से ही बाहर निकल जाए। तो ये जो शरीर से बाहर निकल जाएगा तो उसकी मात्रा शरीर से बाहर निकली, और मात्रा जब शरीर से बाहर निकलेगी तो शरीर में उसकी मात्रा लोअर साइड में जाएगी, शरीर में उसकी मात्रा कम होगी, क्योंकि हमने उस प्रकोपित दोष को निकाल दिया बाहर। ये जो चिकित्सा है ये चिकित्सा शोधन चिकित्सा है। सारा का सारा पंचकर्म इस शोधन चिकित्सा का हिस्सा है। पंचकर्म में हम क्या करते हैं, हम वमन करवाते हैं। हम मुख्य रास्ते, अगर कफ दोष बढ़ गया तो क्या करेंगे, कफ दोष बढ़ गया तो जी आप वमन करवा दो। तो हमने वमन कराया तो क्या हुआ, अंदर से प्रकोपित कफ को हमने बाहर निकाला। पित्त दोष बढ़ गया, हमने विरेचन दे दिया। विरेचन दे दिया, क्या किया जी हमने प्रकोपित पित्त को गुदा मार्ग से बाहर निकाल दिया। वात दोष बढ़ गया, हमने क्या किया, हमने शोधन अगर करना है तो हमने उसको बस्ती दे दी, और प्रकोपित वात जो है, क्योंकि मुख्य स्थान पित्त का, वात का जो है वो बस्ती है, तो वहां से गुदा मार्ग से हमने उस प्रकोपित दोष को बाहर निकाल दिया। तो हम जब उसको बाहर निकाल फेंकते हैं तो ये जो चिकित्सा है ये शोधन चिकित्सा है। तो अगर जिसमें शमन का गुण है वो मंद है, जिसमें शमन का गुण है वो मंद है, और जिसमें शोधन का गुण है वो तीक्ष्ण है। यानी कि यहां पे आपको अगर शोधन हेतु द्रव्य को प्रयोग करना है तो आचार्य कहते हैं आपको तीक्ष्ण गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो तीक्ष्ण गुण वाले द्रव्य ही आपका शोधन करके देंगे। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। शोधन का कारण जो है वो तीक्ष्ण गुण होता। विशद किसे कहेंगे, यस्य क्षालने शक्ति स विशद है, जिसमें क्षालन की शक्ति है। ये क्षालन की शक्ति क्या होती है, क्षालन की मतलब किसी भी चीज को बिल्कुल घोल के रूप में बना देगा, वो क्या कहलाएगा, वो विशद कहलाएगा। उसको क्या कहेंगे हम, विशद कहेंगे। यानी बिल्कुल घोल बना देगा किसी चीज का। अगर ऐसी चीज, ऐसा गुण विशदता उत्पन्न करेगा, अगर ऐसा गुण जिस द्रव्य में है वो क्या कहलाएगा, विशद। सुलक्षण क्या है, यस्य रोपणे शक्ति सलक्षण है, जिसके अंदर रोपण की शक्ति हो। लेखन, भेदन, रोपण ये सब पढ़े ना हमने, तो जिसमें रोपण करने की शक्ति हो वो सुलक्षण कहेंगे। जिसमें लेखन करने की शक्ति होती है वो खर है, और जिसमें रोपण करने की शक्ति होती है वो सुलक्षण है। तो आपको सुलक्षण और खर दोनों से तात्पर्य क्या लेना है, खर वो होगा जिसमें लेखन कर्म करता होगा, जो लेखन कर्म, लेखन मतलब काटने का काम, जो लेखन कर्म करेगा वो खर है, और जो भरने का काम करेगा अगर, तो ये हमारी हो गई खर से, सुलक्षण से, विशद से और मन से संबंधित जो हमारी क्लास थी। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, और अगला जो क्वेश्चन इस एग्जाम में आपको आया है वो आया था स्रोतस मूल का। तो बहुत सारे स्रोतस मूल आपको बताए हुए थे कि ये स्रोतस हैं और इनके स्रोतस के मूल क्या होते हैं। तो बहुत ही एक बेसिक सा क्वेश्चन था,
जो बहुत सिंपली जब हम पढ़ते हैं तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन हमने जब इसकी क्लास ली थी तो हमने स्रोतस मूल आपको किस तरीके से समझाया था, हम उस जगह पे चलते हैं। बात ही पहुंचती है। ठीक है, स्रोतस नहीं होगा तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। अब जितने स्रोतस बताए हैं उस स्रोतस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको बिल्कुल कंठस्थ करना है, याद करना है किस स्रोतस का मूल कहाँ है। यानी जो प्राणवय स्रोतस है, मूल का मतलब क्या हुआ कि उसका बेसिक स्थान, उसका जो हम कहते हैं ना, किसी आदमी को पूछते हैं ना कि यार ये आदमी कहाँ मिलेगा, बोले ये आदमी तो यार मेरे को लग रहा है फलाने की दुकान पे मिलेगा, वो वहीं बैठा रहता है। तो उसका जो मूल है, उसका जो मूल है, तो प्राणवय स्रोतस का बेसिक मूल कहाँ है। प्राणवय स्रोतस पूरे शरीर में आपको मिलेगा, लेकिन उसका जो मूल है वो चरक ने क्या माना है, सुश्रुत ने क्या माना है, और अष्टांग संग्रह ने क्या माना है। ये आपको चार्ट है, इसके साथ आप अष्टांग हृदय रखना चाहें अष्टांग हृदय भी रख सकते हैं। ये चार्ट है, अष्टांग हृदय आप ऐसे भी पढ़ लेंगे। तो ये चार्ट है जो आपको कंठस्थ करना है कि किस स्रोतस का मूल कहां पे है। तो ये चार्ट आपको बना बनाया मिल जाएगा। ठीक। तो ये हमारा स्रोतस मूल से संबंधित हमारा जो चैप्टर था वो था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया था, उसमें एक कथन होता है, एक कारण होता है, एक असेशन है, एक रीजन है। तो इसको आपको बताना होता है कि कथन सही है, कारण सही है, कथन भी है, और कारण भी जो है वो इसका कारण भी यही होता है। तो कथन सही है, कारण भी सही है, कथन कारण को एक्चुअली वेरीफाई करता है। तो ग्रीष्म ऋतु में कथन क्या है, ग्रीष्म ऋतु में मधुर स्निग्ध लघु द्रव आहार लेना चाहिए। और कारण दिया है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की उष्मा से स्नेहांश की कमी और कफ क्षय से वात की वृद्धि हो जाती है। तो ये एक बेसिक वो क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा एक्चुअली, जिसको मैं कहता हूं बार बार कि स्टूडेंट्स को रटने पे नहीं जाना चाहिए, रटने के साथ साथ में थोड़ी चीजों को बेसिक समझना भी चाहिए। उन चीजों का कंसेप्चुअल स्टडी अगर आपको करनी है तो कंसेप्चुअल स्टडी आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगी, और वो आपको फायदा देगी प्रैक्टिस में भी और एग्जाम में भी। तो चलिए, इस एग्जाम में हमें किस तरीके से फायदा दिया और ये रेफरेंस हमें कहाँ मिलता है, वहां पे हम सीधा आपको उसी क्लास में लेकर के चलते हैं। उसके बाद जो अगली ऋतु आती है वो कौन सी आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु में आपको क्या करना है, ये जो लाइन आपको ये जो बना के दी हुई है, इस चार्ट को आपको याद रख लेना है, इसको नहीं छोड़ना है ऋतु के हिसाब। इसमें वहां पहले वाले में क्या हुआ था, कफ जो है वो पिघलने लग गया था, और यहाँ कफ का फिर क्षय प्रारंभ हो जाएगा। कफ का जब क्षय होगा तो ऑटोमेटिकली वात की वृद्धि होगी। कफ का जब क्षय होगा तो क्या होगा, वात बढ़ेगी, वात की वृद्धि होगी। तो इस समय, इस टाइम, इस ऋतु में आपको सेवन क्या करना चाहिए, सत्तू का सेवन करना चाहिए, और मधुर लघु और स्निग्ध द्रव्यों का आपको सेवन करना चाहिए। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे वातनाशक होते हैं। तो वात की अगर वृद्धि स्वभावतः प्रकोप से हो रही है, स्वभावतः वात बढ़ रहा है, तो आहार विहार से आप उसको सप्रेस कर सकते हैं। तो आपको मधुर लघु और स्निग्ध आहार का सेवन इस समय पे करना चाहिए। सत्तू इसलिए क्योंकि सत्तू लघु होते हैं, पाचन में ज्यादा इश्यू सत्तू में नहीं होते हैं। ये आप तो ये हमारी क्लास थी जिसमें हमने ग्रीष्म ऋतु के आहार से संबंधित कि मधुर स्निग्ध और लघु द्रव्यों का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, दोनों हमारे इसमें जो कंसेप्ट थे वो क्लियर थे। अगली क्लास में हम चलते हैं, और अगला जो आपका आया था वो आया था वही असर्शन आया था, रीजन आया था। ये भी एक्चुअली एक अच्छा पैटर्न है जो चल रहा है। कथन था कि HCl इनिशिएट द एक्शन ऑफ पेप्सिनोजिन, और इसका कारण बताया था कि HCl कन्वर्ट्स पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन। तो ये चीज है कि एक्चुअली कथन सही है या उसका कारण सही है, या कथन कारण को वेरीफाई करता है, दोनों चीजें जो हमें इससे संबंधित मैटर है। हम वापस हमारी उसी क्लास में चलेंगे जहां हमने पर्टिकुलर इसी टॉपिक के ऊपर बात की थी, और पर्टिकुलर इसी टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया था। ह्यूमन में। और वो जो इसका मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, वो है पेप्सिनोजिन। अब हमें पेप्सिनोजिन से कोई काम नहीं है, हमें चाहिए पेप्सिन। तो जहां लास्ट में जीईएन लग गया, जीईएन लग गया, तो उसको आप ये समझ लीजिए कि वो एक ऐसा एंजाइम है जो बिल्कुल तैयार होने की, काम करने की पोजीशन पे, एक्टिवेट होने की पोजीशन में है, लेकिन वो अभी तक एक्टिव हुआ नहीं है, उसको एक्टिव होना है। तब क्या होगा, हमें पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करना है
पेप्सिन में। हमारा काम तब चलेगा जब ये पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में। अब ये पेप्सिन में कैसे कन्वर्ट होगा, ये बड़ा सवाल है। ये पेप्सिन में कन्वर्ट होगा जब इसको अपने लेवल का एनवायरनमेंट मिलेगा, और इसका जो एनवायरनमेंट का लेवल है वो है हाईली एसिडिक लेवल। यानी हाईली हाईली एसिडिक अगर कोई एनवायरनमेंट होगा तो उस एनवायरनमेंट में ये पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके लिए जो एनवायरनमेंट का लेवल चाहिए वो क्या लेवल चाहिए हमें, वो हमें चाहिए 1.82 3.5 pH लेवल। 1.82 3.5 का पीएच लेवल हमें चाहिए। इस लेवल पे अगर इतना एसिडिक एनवायरनमेंट है तो ही ये पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पीएच लेवल 3.5 से हाई चला गया, 3.5 से अबव चला गया, तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस रुक जाएगा, ये प्रोसेस रुक जाएगा। अब क्या होता है कि इसको मेनली एक्टिव फॉर्म में आने के लिए प्रोटॉन्स की जरूरत पड़ती है। इसको एक्टिव फॉर्म में आने के लिए प्रोटॉन्स की जरूरत पड़ेगी। प्रोटॉन्स किससे मिलेंगे, एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, उनको प्रोटॉन चाहिएगा। अब प्रोटॉन जो है वो मिलेगा उसको HCl से, अब एसिडिक एनवायरनमेंट से, अब लो पीएच से। और वो जो लो पीएच है वो किसकी वजह से मिलेगा, लो पीएच मिलेगा यहां पे पैराइटल सेल और गैस्ट्रिन की वजह से। गैस्ट्रिन को कहां से मिलेगा, प्रोटीन की वजह से। गैस्ट्रिन किस पे डिपेंडेंट है, यानी पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट होना किसके ऊपर डिपेंड है, प्रोटॉन के ऊपर। प्रोटॉन कौन रिलीज करेगा, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पैराइटल सेल पे। पैराइटल सेल किस पे डिपेंडेंट है, गैस्ट्रिन पे। गैस्ट्रिन किस पे डिपेंडेंट है, जी सेल पे। जी सेल किस पे डिपेंडेंट है, प्रोटॉन्स पे। तो प्रोटॉन से चल के गाड़ी वापस प्रोटॉन पे आ गई। यानी ये एक सर्किल है जो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा एक मैकेनिज्म है ये जिसमें आपस में एक दूसरे से इन चीजों को सपोर्ट मिलती है। जैसे ही यहां पे प्रोटॉन्स काम में आते गए, काम में आते गए, और जैसे ही प्रोटॉन का लेवल इतना हो गया कि ये यहाँ का जो पीएच है वो पीएच बढ़ गया, तो जैसे ही पीएच बढ़ जाएगा ये प्रोसेस बंद हो जाएगा, राइट। तो हमने सबसे पहली चीज समझी कि गैस्ट्रिन पैराइटल सेल पे जाएगा तो वो क्या करेगा, और गैस्ट्रिन अगर चीफ सेल पे जाएगा तो फिर वो क्या करेगा। लेकिन इसके अलावा भी गैस, तो चलिए ये हमारा पेप्सिन और पेप्सिनोजिन और इसको कन्वर्ट करने का तरीका और कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन इनिशिएट करता है, वो सारी चीजें हमने आपको बताई। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन हमारा इस एग्जाम में आया था वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था विलंबिका दोष से संबंधित, कि विलंबिका दोष में कौन से दोष होते हैं और एक्चुअली इसका रेफरेंस जहां से हमें मिलता है किस तरीके का होता है। तो इससे संबंधित जो हमारी क्लास थी एक बार हम उस क्लास में चलते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ता ही पढ़ता है इस चैप्टर में से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है, बार बार इसको पढ़ना है और समझना है। केवल व्यक्ति है, कोई काम वाम करता नहीं है, अग्निमंत्र पड़ी है, वो अगर अत्यधिक मात्रा में भोजन कर लेगा तो क्या होगा। आचार्य कहते हैं पीड़ितम मारुत एनम अन्नम श्लेष्माण रुद्धम अंतरा। ऐसे अन्न को वायु के द्वारा पीड़ित कर लिया जाता है। पीड़ितम मारुत एनम अन्नम, इस अन्न को वायु क्या है, अवरुद्ध कर लेगी। अवरुद्ध कर लेगी का मतलब क्या हो गया, मारुत इसको पीड़ित कर लेगी। और अवरुद्ध कौन करेगा, श्लेष्मणा रुद्धम अंतरहा, और कफ इसको अवरुद्ध कर लेगा। वायु के द्वारा ये पीड़ित होगा और श्लेष्मा के द्वारा ये अवरुद्ध कर लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो कुछ क्वेश्चंस हम निकाल करके लेकर के आए हैं जो AIPGT 2021 का था। कुछ क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली क्लास में भी आपको दिए हैं, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप निश्चित रूप से देखें। बेसिक यही है कि आपको कंसेप्चुअल स्टडी करनी है, बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, और इस चीज के ऊपर आप इस पैटर्न पे मत जाइए कि जब इंटर्नशिप में आए तो धनाधन 4 साल 5 साल सोते रहे और फिर अचानक उठ गए और नींद जाग गई कि चल भैया अब मेरे को एग्जाम फाइट करनी है। तो इस तरीके की
इमरजेंसी सिचुएशन से बचिए। अगर आप पहले से ध्येय बना करके चल रहे हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, और देखिए ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको पीजी करनी है। अगर आपको कोई और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, पीएससी को फाइट करनी है, किसी भी जगह जाना है, तो वहां भी आपको इसी तरीके का एक तरीके से पैटर्न जो है वो मिलता है। तो उसके लिए भी आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी, और ये स्टडी इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहेंगे तो एक्चुअली बेटर स्टडी करेंगे तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और ट्रीटमेंट में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन इतना है कि बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से स्टडी करिए, और नेक्स्ट वीडियो जितना हम बना पाते हैं उतना हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहते हैं, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। कोई आप लोगों की तरफ से कुछ सुझाव हो तो निश्चित रूप से हमें दीजिएगा, और बाकी आप लोग जितना मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कर सकें, ताकि स्टूडेंट को सबको एक पैटर्न पता चले और बेसिक वो ये देख सकें कि क्लास में जब हम स्टडी करते हैं तो किन चीजों का स्पेशली ध्यान रखा जाना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन वही क्वेश्चन आए जिसके ऊपर हमने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन के साथ ऐसी चीज लागू हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जहां आपको क्लास लेते टाइम हम लोग नहीं कह पाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको ग्रैब करनी चाहिए, और आपको ग्रैब करने का उसका तरीका आना चाहिए। वो तरीका तभी आएगा जब बार बार आप इस तरीके से क्वेश्चन के पैटर्न देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, और एक्चुअली बुक में वो कहाँ किस तरीके से लिखे हुए हैं वो देखेंगे, तो आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर